नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम बात करेंगे, एक प्रॉब्लम है 3.28 पेज नंबर 60 मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना, पेज नंबर 60 यानी 60 पर। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल इन वन डायमेंशनल मोशन इज शोन इन द फिगर 3.29 गिवन है। वो ग्राफ यहां बनाया भी गया है। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूले आर करेक्ट फॉर डिस्क्राइबिंग द मोशन ऑफ पार्टिकल ओवर द टाइम इंटरवल t1 टू t2। और ये कुछ ऑप्शंस दिए हुए ए बी सी डी ई एफ। इनमें से कौन से ऑप्शन सही हैं आपको ये बताना है इस ग्राफ से देखकर, और ये ऑप्शंस पढ़कर आपको बताना है। यानी प्रॉब्लम कौन सी है 3.28। ठीक है, क्या है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल इन वन डायमेंशन मोशन गिवन। कह रहे हैं विच फार्मूले आर करेक्ट फॉर द डिस्क्राइबिंग द मोशन ऑफ पार्टिकल। ऑप्शन ए कहा जा रहा है इसमें xt2 इज इक्वल टू xt1। मतलब xt2 और xt1 का ये मतलब हुआ कि पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट t2 इज इक्वल टू x2। आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से xt1 मतलब पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट t1 इज इक्वल टू x1, इसको पढ़ सकते हैं। ठीक इसी तरीके से कहेंगे कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t1 यानी v1 पढ़ सकते हैं। और ये है डेल्टा t यानी चेंज इन टाइम इंटरवल। ठीक है ना, टाइम चेंज नहीं, सिंपली टाइम इंटरवल पढ़ सकते हैं। हाफ ए फिर डेल्टा टी स्क्वायर, इसको ऐसे पढ़ सकते हैं। यानी ये ऑप्शन सही है। आप अभी आपको क्लियर हो गया, जहां पर t1 जहां पर t2 है ये साथ में लगा, ये क्लियर है बात, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। यानी x2 इज इक्वल टू x1 प्लस v1 उसका डेल्टा टी प्लस हाफ ए डेल्टा टी स्क्वायर। दूसरा इसी तरह से हम कह देंगे v2 इज इक्वल टू v1 यानी वेलोसिटी एट टाइम t2 इज इक्वल टू वेलोसिटी एट टाइम t1 प्लस हाफ ए t2 माइनस t1। v एवरेज इज इक्वल टू x t2 माइनस x t1 अपॉन टाइम इंटरवल। a एवरेज यानी एक्सेलरेशन एवरेज इज इक्वल टू यहां पे कह रहे हैं v2 माइनस v1 अपॉन उसका डेल्टा t। ठीक इसी तरह से यहां पे x2 इज इक्वल टू x1 ठीक प्लस v एवरेज डेल्टा t प्लस हाफ a एवरेज डेल्टा t का होल स्क्वायर। और लास्ट ऑप्शन x t2 माइनस x t1 एरिया अंडर bt कर्व से आप निकालेंगे। क्लियर है बात। ये यानी ये ग्राफ दिया हुआ और ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, और इस ग्राफ के सारे ऑप्शंस बताए जा रहे हैं कि इस तरीके से हमने दिया, आपको केवल और ये बताना है कि इसमें से कौन सा सही है, कौन सा डिस्क्राइब कर रहा है मोशन इन वन डायमेंशन को, कौन सा इस ग्राफ को देखते हुए कि कौन सा ऑप्शन इसमें डिस्क्राइब कर रहा है ना, मोशन ऑफ पार्टिकल को। चलिए अब सवाल ये उठता है कि ये जो इक्वेशंस लिखी गई हैं ये क्या लिखी गई हैं। उठेगा सवाल, बिल्कुल जाहिर सी बात है। तो हम लोगों ने बचपन में ही पढ़ा था, बचपन मतलब पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा कि v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, इक्वेशन नंबर 1 यानी इस तरीके से थी। और यहां पर पढ़ा था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और उसके बाद v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as पढ़ा था। हाँ भाई पढ़ा था। यानी यहां पर ये क्या होता है, कहते हैं ये इक्वेशन तभी वैलिड है जब एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट। यानी ये इक्वेशन तभी वैलिड है जब एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो। यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए वैलिड है। ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ये इक्वेशन वैलिड है। यानी कोई इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी है, इसका मतलब एक्सेलरेशन उसका जरूरी है कि वो कांस्टेंट हो। या हम ये कहें कि अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो रहा है यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो हम ये कह देंगे कि ये इक्वेशन उस पे वैलिड है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए आप ग्राफ जब vt का खींचते थे या बनाते थे तो आप कैसे बना देते थे। यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए जब ग्राफ ड्रा करते हैं तो हम कहते हैं कि यहां पर है, ये देखिए दिख रहा है आपको, यहां पर t और यहां पर v। तो कहा जाता है कि ये देखिए एक लाइन जाती है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन और इंक्लाइंड एट टाइम एक्सिस है ना, इंक्लाइंड एट टाइम एक्सिस। और इसका जो स्लोप आता है वो हर जगह कांस्टेंट होता है, और हम कह देते थे कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। क्लियर है बात। अगर यहां ना समझ में आ रहा, यहां पे आप कर लिख सकते हैं। या फिर इस ग्राफ को कुछ इस तरीके से भी बनाया जाता था, यानी ये इस तरीके से, यहां पर हम कह देते थे v1 और यहां पर कह देते थे v2, और ये v वर्सेस t का ग्राफ हो जाता था। और ये देखिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इसके लिए तब जाके ये इक्वेशन वैलिड थी। यानी ग्राफ vt का कैसा होना चाहिए था, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए था, अगर इस तरीके से इक्वेशंस लिखनी है तो। क्लियर
है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें कौन सी झंझट है। अब यहां पर जो आपको गिवन है, क्या यहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? तो एक्सेलरेशन देखने का क्या तरीका था, जो कर्व है इस पे आप क्या करेंगे, एक टेंजेंट डाल लेंगे, इस टेंजेंट का स्लोप देखेंगे तो आप पाएंगे यहां पर टेंजेंट स्लोप अलग है, और यहां पर जब आप एक ढालेंगे तो यहां पर स्लोप अलग है, यानी एक ही टेंजेंट, इतना दुनिया का खींचे, एक ही टेंजेंट डाले, यहां पर स्लोप अलग है, यानी स्लोप अलग अलग है तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन तो नहीं है, यानी vt का जो कर्व है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला नहीं है। इसलिए जो इस तरीके की इक्वेशन, अब इसके लिए जो इक्वेशंस लिखी गई हैं, ये जो लिखी गई है, अगर इस तरीके की इक्वेशन लिखी जा रही है, ये सारी की सारी गलत हो जाएंगी। अगर हम कह देंगे कि यहां पर, यानी ए क्या है, कांस्टेंट होना चाहिए, क्या इस ग्राफ में कांस्टेंट है? नहीं है। ये क्या होना चाहिए, कहेंगे कांस्टेंट होना चाहिए। क्या इस ग्राफ से देखकर लग रहा है कांस्टेंट है? कहेंगे नहीं है, गलत हो गया। ये कांस्टेंट है? कहेंगे नहीं है, यानी ये कांस्टेंट है, कहेंगे नहीं, यानी ये इक्वेशन गलत हो गई। अब आ जाइए इसमें, कह रहे हैं ये एवरेज, अब आई बात एवरेज की, अब आ गई बात एवरेज की। क्लियर बात, एकदम आराम से कर रहे हैं हम लोग, कोई दिक्कत थोड़ी है भाई। ये किसके लिए वैलिड है, या तो इस तरीके की हो कहानी या इस तरीके की कहानी हो, तब हम कहेंगे कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। तो हम कह देंगे कि अगर हमारा स्लोप या जो ग्राफ है उसका स्लोप कांस्टेंट है, या जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है, भले ही वो पासिंग थ्रू ओरिजिन हो या फिर थोड़ा ओरिजिन को छोड़कर कुछ उसमें इंटरसेप्ट हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये हम इस तरीके से लगाएंगे तो ये इस तरीके से इक्वेशन लिख पाएंगे। यहां पर जो इक्वेशंस लिखी गई है इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट, यानी एक्सेलरेशन मस्ट बी इन कांस्टेंट, एक्सेलरेशन मस्ट बी कांस्टेंट होना चाहिए। यहां पर क्या है, कहेंगे ये डेल्टा एक्स, यानी चेंज, इसको इधर ले आइए आप, x2 माइनस x1 डेल्टा एक्स लिख लेंगे, डेल्टा एक्स, उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी, उसके बाद आपका टाइम, उसके बाद हाफ ए डेल्टा टी स्क्वायर। यहां पर ए जो है कांस्टेंट होना चाहिए, अगर इस तरीके से इक्वेशन लिखी गई है तो। यहां है ही नहीं, कांस्टेंट नहीं है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए ये वाला इक्वेशन, यानी ये जो इक्वेशन लिखी गई है वो क्या है, कांस्टेंट नहीं होने की वजह से, कांस्टेंट नहीं होने की वजह से ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब एवरेज वाली बात हो जाए, तो एवरेज में क्या देखते हैं हम लोग, चाहे वो एवरेज वेलोसिटी हो, चाहे वो एवरेज एक्सेलरेशन हो, हमें ये पता है कि अगर कोई पार्टिकल ओरिजिन ओ से लेकर ए तक अगर चलता है, यहां पर उसकी स्पीड इस तरीके से घट बढ़ रही है कि यहां पर 10 मीटर पर सेकेंड, और यहां पर 5 मीटर पर सेकेंड, फिर आगे 10 मीटर पर सेकेंड, फिर आगे 15 मीटर, तो हम क्या देखते हैं यहां पर कि वो 10 मीटर पर सेकेंड से चलना शुरू किया, यानी वी इनिशियल देखते हैं, और यहां जो 15 मीटर पर सेकेंड है तो वी फाइनल देख लेते हैं, वी फाइनल देख लेते हैं। तो हम कहते हैं कि यानी हमें, यानी चेंज इन वेलोसिटी जब देखना हो या एवरेज एक्सेलरेशन देखना हो, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस का इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल देखिए, यही तो देखते थे। तो क्या यहां पर ये, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस का इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, तब हम कहते थे, हमें क्या मिलता था, वी एवरेज, यानी वी एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। और इस इक्वेशन में हमें पता है ये क्या है, v इनिशियल होता है, और सॉरी v फाइनल, ये u इनिशियल, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो क्या इस तरीके की इक्वेशन पॉसिबल है कि जहां पर ये एवरेज लिख के काम चल जाए, ये v एवरेज हो सकता है? नहीं, यानी एवरेज फाइनल वेलोसिटी, इसको ये इनिशियल, यानी एवरेज इनिशियल वेलोसिटी, क्या इस तरह से कभी पढ़ने का मौका मिला हमें, कभी ऐसा बताया गया, कभी किताब ने बताया, कभी एनसीईआरटी ने इसका जिक्र किया? नहीं किया। तो इसका मतलब इस तरीके से अगर ग्राफ कहीं इस तरीके से इक्वेशन लिखी जा रही है तो ये गलत है, क्योंकि हमें ये पता है कि यहां पर इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का मामला है ना, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का मामला है, और ये एवरेज नहीं है बल्कि कांस्टेंट होना चाहिए, ये एवरेज नहीं बल्कि कांस्टेंट होना चाहिए। क्लियर है बात? क्योंकि ये जब एवरेज निकाल लेंगे आप, तो डेल्टा वी या डेल्टा ए जब आप ऐसे लिखते हैं, यानी एवरेज एक्सेलरेशन, तो डेल्टा वी लिखेंगे वहां पे, और डेल्टा वी जब कांस्टेंट होगा तो एवरेज एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। आप पढ़े ना, डेल्टा ए एवरेज, यानी एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। और जब कांस्टेंट आपको चाहिए एवरेज एक्सेलरेशन, तो ये क्या होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए। और जब ये 0 हो जाएगा तो इसका मतलब ये 0 हो जाएगा, तो यानी ये इसको 0 होना चाहिए एवरेज वेलोसिटी। जब इस तरीके की इक्वेशन हम लिखे तो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाली इक्वेशन हम लिखे तो एवरेज वेलोसिटी उसमें 0 है, लेकिन फाइनल इनिशियल वेलोसिटी कुछ है,
तो यहां पर ये हम कह देंगे कि फिर यहां ये भी लिख रहे हैं, फिर ये भी लिख रहे हैं, और ये कैसे पॉसिबल है भैया? ये सब कांस्टेंट एक्सेलरेशन इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के टर्म में लिखा जाता है, इसलिए ये नहीं सही है, ये भी नहीं सही है, ये भी नहीं सही है। देखिए ये क्वेश्चन कब वैलिड थी? कांस्टेंट के लिए। कांस्टेंट के लिए ग्राफ ये सही है, ये सही है, ये तो ग्राफ है गलत। पहली बात, ये ग्राफ मतलब जो ग्राफ दिया है वो कांस्टेंट के लिए ही है, तो ऑप्शन कांस्टेंट वाले जो होने चाहिए, कांस्टेंट वाले ऑप्शन है ही नहीं। यहाँ पर इनिशियल फाइनल करके मामला चल रहा है, यहाँ पर एवरेज पढ़ने को मिल रहा है, यहाँ पे भी एवरेज पढ़ने को मिल रहा है, जबकि यहाँ पर कभी जीवन काल में पूरा गैलीलियो ने कभी भी नाम नहीं लिया अपने पूरे में कि इसको हम वी एवरेज कहते हैं इनिशियल, और इसको यू एवरेज इनिशियल कहते हैं, इसको वी एवरेज फाइनल कह दे, ऐसा कभी भूल से भी नहीं कहा। तो हम क्यों कहें? जब इतना बड़ा आदमी नहीं बोला तो हमारी क्या हैसियत? तो हम भी लोग नहीं कहेंगे, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है, ये वाला और ये वाला कैसे सही होगा? तो जाहिर सी बात है कि वी एवरेज का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन, और पोजीशन अलग अलग आएगी, यानी T1 पे x, T2 पे x2, T1 पे x1, ठीक। तो चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम इंटरवल, यानी ये वाला ग्राफ, ये वाला ऑप्शन, ग्राफ नहीं ऑप्शन सही हो जाएगा, और ये इस तरीके के ग्राफ के लिए वैलिड भी था। हम लोग एनसीईआरटी में ही इस चीजों को पढ़ रखे हैं। अब आप कहेंगे कहां, ये तो हमने पढ़ा नहीं था भैया। पेज नंबर आ जाइए 47 पर, पेज नंबर 47 पर, जहां लिखा है काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, और जो डेरिवेशन दिया हुआ है वहां पर देखिए इस तरीके की जो इक्वेशंस लिखी जा रही हैं, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के ही लिखी जा रही है। बाकायदा लिखा भी है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और ये जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन, इनका जो स्लोप है वो, ये देखिए स्लोप है वो क्या है? कांस्टेंट, इसमें एवरेज टर्म नहीं है। तो एवरेज के लिए, तो एवरेज में आप जब देखेंगे, तो आप जब वेलोसिटी पढ़ाई जा रही थी आपको, तो वहां पे देखिए ग्राफ कुछ इस तरीके से बना के आ जाइए, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, पेज नंबर 42, ये वाला ग्राफ आप देखिए, यहाँ पे डेल्टा टी और डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा T1, और उसके बाद ठीक इसी तरीके से आ जाइए वेलोसिटी वाले ग्राफ पे, जहां पे एक्सेलरेशन पढ़ने को मिला था, वहां पे आप आ जाइए, जहां पे आपको कहा जा रहा है कि A इज इक्वल टू एवरेज डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। तो इसका मतलब एवरेज एक्सेलरेशन इसमें मिल जाएगा, और देखिए V2 ये है, V1 ये है, आपको यहां से यहां जो मिलेगा वो मिल जाएगा डेल्टा V, और ये मिल जाएगा डेल्टा T, और इसका जो रेशियो आएगा वो सच बात है कि एवरेज एक्सेलरेशन होगा, ये बिल्कुल सच बात है। तो यानी इसका मतलब इसके लिए क्या हो जाएगा? एवरेज एक्सेलरेशन के लिए भी सही है, और यहां पर एवरेज वेलोसिटी के लिए भी सही है। और आपसे कहा जा रहा है तीसरा, बहुत ज्यादा इसमें हो गया ना, मतलब पहले ये वाला बता के इन तीनों को डिस्क्राइब किए थे। अगर आप सिक्वेंशियल देखें तो अलग अलग लिखते जाएंगे, मतलब हो ना, वो पॉज कर करके, तो आपको ये पूरा सीक्वेंस, क्योंकि वो उसी तरह से छपता चला गया है, तो आप पॉज कर करके देखते जाएंगे तो समझ में आ जाएगा। फिर आ जाइए ये नीचे वाला, इसमें कहा जा रहा है कि एरिया, जाहिर सी बात है एरिया डिस्प्लेसमेंट ही देगा। यहां से यहां तक का जो एरिया मिलेगा आपको, इस कर्व के नीचे जो एरिया है, ये देखिए यहां से यहां तक, ये पूरा एरिया, इसका एरिया, ये डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। इसका मतलब ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन से हमें क्या सीखने को मिला? इस क्वेश्चन से हमें सीखने को मिला कि जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो तब ये इक्वेशंस वैलिड हैं, और इसके लिए जो ग्राफ होगा वो इस तरीके का होगा, होना ही चाहिए, और इस तरीके का है, तो इसका मतलब ये इस तरीके की इक्वेशन आपको नहीं लिखना है, इस तरीके की इक्वेशंस आपको नहीं लिखना था। ठीक है ना? क्लियर है बात? यानी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इस तरीके की इक्वेशंस आपको फिर नहीं लिखना होगा। आप ये इक्वेशन लिख सकते हैं, सही है, ये इक्वेशन लिख सकते हैं, सही है, ये इक्वेशन लिख सकते हैं, सही है। तो ये जो क्वेश्चन था बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये हिंदी वाले चाहे तो हिंदी में पढ़ के भी जो चीज समझाए हैं वही चीज सेम है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब नेक्स्ट किसी क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, उसमें भी देखते हैं क्या कहानी, क्या कॉन्सेप्ट या क्या कहानी छुपी हुई है जो एनसीईआरटी ने डिस्क्राइब कर रखी है, शायद हमारी नजर से छूट गया। तो क्वेश्चंस का यही मतलब होता है, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट को और बेहतर कर लेना। तो मिलते हैं आप, धन्यवाद, किसी और लेक्चर के साथ, मतलब किसी और क्वेश्चन के साथ। ठीक, खूब मेहनत से, खूब एकदम आराम से एक एक चीज को समझते हुए पढ़िए। ठीक, धन्यवाद।